नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हो चुके हैं और श्रोताओं, ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में मैं हूं अतहर सईद। और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार गिरीश बुबना। गिरीश, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अतहर भाई। पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में स्लो ओवर रेट के लिए आईसीसी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया पर जुर्माना लगाया। एफआईएच प्रो लीग में भारत ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से जकार्ता में शुरू। एचएस प्रणॉय भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। शुरुआत फ्रेंच ओपन के साथ। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस के फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूट को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। ये उनका 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल्स के बारे में और जानकारी के लिए पहले सुनते हैं शशांक कुमार की ये रिपोर्ट। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कल फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूट को लगातार सेटों में 7-6, 6-3, 7-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। ये उनका 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। जोकोविच ने ये मुकाबला 3 घंटे 13 मिनट में जीता। कैस्पर पहले सेट के अलावा जोकोविच को टक्कर देते नहीं दिखे। अंतिम सेट में 5-5 की बराबरी के बाद जोकोविच ने अगले 2 गेम जीतकर मैच और खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ जोकोविच सबसे अधिक पुरुष सिंगल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने स्पेन के राफेल नडाल को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 22 खिताब जीते हैं। रोजर फेडरर ने 20 खिताब अपने नाम किए हैं। जोकोविच ने इससे पहले 2016 और 2021 में भी फ्रेंच ओपन जीता था। इसके साथ जोकोविच सभी ग्रैंड स्लैम टाइटल कम से कम 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। जोकोविच ने सबसे अधिक 10 ऑस्ट्रेलियाई ओपन, 7 विंबलडन और 3 अमेरिकी ओपन खिताब जीता है। इसके साथ जोकोविच फ्रेंच ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। जोकोविच ने 36 साल 20 दिन में ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ये रिकॉर्ड राफेल नडाल के नाम था। उन्होंने 2022 में 36 साल 2 दिन की उम्र में फ्रेंच ओपन जीता था। जोकोविच का ये इस साल का दूसरा खिताब है। उन्होंने जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था। शशांक, स्पोर्ट्स कैन। गिरीश, क्या शानदार मुकाबला और क्या शानदार उपलब्धि नोवाक जोकोविच का। जहां तक प्रश्न है, न केवल फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया जोकोविच ने, बल्कि एक नया इतिहास भी रचा है। जोकोविच की इस उपलब्धि को अगर मैं आपसे पूछूं तो गिरीश, किस नजर से आप देखते हैं? खैर, किसी ने सोचा था कि क्या रोजर फेडरर ने जब जीतना स्टार्ट किया था, जब उन्होंने शुरुआत की और राफेल नडाल उसके बाद आए, और फिर किसी को लगा होगा कि कोई एक ऐसा खिलाड़ी आएगा नोवाक जोकोविच जो इन दोनों को पार कर देगा, जो बिग 3 है। तो बिग 3 में पहले 3 से 2 आए, अब 2 से 1 रह गए, क्योंकि फेडरर तो ऑलरेडी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, और नडाल जो है वो चोट की वजह से काफी समय से जो है वो कोर्ट से बाहर है। अब बचे नोवाक जोकोविच। इस सर्बियाई खिलाड़ी ने 23 ग्रैंड स्लैम, जिसमें इनके 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 फ्रेंच ओपन, विंबलडन 7 और यूएस ओपन 3। सही। तो अब 23, अब 24वें का लक्ष्य में है, क्योंकि अब जो अगला होगा वो विंबलडन होगा। और आप देखिए, ओपन इरा के इतने महानतम खिलाड़ी जिन्होंने, और यही नहीं अगर कि सिर्फ और एक ग्रैंड स्लैम जीता, इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद ये विश्व रैंकिंग में जो एटीपी रैंकिंग होती है उस पर नंबर 1 पे भी आ गए। क्या बात है। एक जमाना था, ब्यॉर्न बोर्ग को हम कहते थे कि उनकी टक्कर का कोई खिलाड़ी नहीं होगा जहां तक ग्रैंड स्लैम खिताब की बात है। उसके बाद अब हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, कुछ समय पहले की बात करें तो रोजर फेडरर को हम जानते थे कि इनके आसपास भी कोई नहीं फटक रहा है। उसके बाद राफेल नडाल का उदय होता है। राफेल नडाल भी लगातार जीतते गए और कहीं न कहीं कई सारे कीर्तिमान उन्होंने बनाए, लेकिन अब वो सारे कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए जोकोविच ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आपको मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2006 से लेकर 2023 तक जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है साल का, वहां पर अगर बिग 3 की बात करें तो सिर्फ 2014 में ही एक बार स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका ने नडाल को हराकर ये ग्रैंड स्लैम जीता। इस बीच 2006 से 2023 में तीनों जीतते रहे। और इस बीच एंडी मरे हो गए, जो विल्फ्रेड सोंगा हो गए, फर्नांडो गोंजालेज हो गए, डेनियल मेदवेदेव हो गए, स्टैनिस्लास सिसिपास का हो गया, नाम आया, लेकिन ये कोई भी इनके आसपास नहीं भटक के पाया।
फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। हाँ। फ्रेंच ओपन में भी 2005 से जो फ्रेंच ओपन कोई बिग थ्री नहीं जीता। 2005 में स्टैन वावरिंका ने जोकोविच को हराया। उसके अलावा जो आप देखेंगे कि जो कल के फाइनलिस्ट थे कैस्पर रूड, वो 2 बार लगातार जो है फ्रेंच ओपन के फाइनलिस्ट है, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। काफी एक उनको दिल तोड़ने वाली एक जैसी घटना होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए एक ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचना और वहां पर जीत हासिल ना करना। उनका इंतजार अभी लंबा हुआ, हुआ। लेकिन यहाँ पर गिरीश ये तीसरा फ्रेंच ओपन मुकाबला है, खिताब है, जहां तक जोकोविच का सवाल है, और कुल मिलाकर 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। क्या चौथे खिताब की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, चौथे ये खिताब की उम्मीद की जा सकती है कि उनकी आसपास अब कोई नहीं है। अगर आप देखें बिग थ्री में, और फिर अगर इनको चुनौती मिलेगी तो दूसरे किसी खिलाड़ी से मिलेगी। लेकिन कल जो अनुभव इन्होंने दिखाया, जब सेट इनका चल रहा था, यहाँ पिछड़ रहे थे, पहले ही गेम सेट में ये 0-3 से पिछड़ रहे थे, वहां पर टाई ब्रेकर में इन्होंने वापसी की और अपनी जीत जो है वहां पर दावेदारी प्रस्तुत की पहले सेट को जीतने के बाद, और फिर दूसरा सेट आसानी से जीता, फिर तीसरा भी जो है वहां पर गवाया नहीं इन्होंने। जहां तक कैस्पर रूड का सवाल है तो 7-6 में उन्होंने बड़ा संघर्ष किया पहले सेट में, दूसरा सेट 6-3 से एक तरफा से हो गया एक तरह से, लेकिन तीसरा सेट भी 7-5 तक खिंचा। तो कुल मिलाकर सीधे सेटों में मुकाबला जरूर खिंचा, लेकिन पहले सेट में संघर्ष रहा। बिल्कुल संघर्ष रहा। उन्होंने काफी उनको ऊंची बॉल खिलाई ताकि जिससे वो आसानी से पहुंच नहीं पाए। 24 साल के हैं अब, उनके पास अभी उम्र है। और बाकी जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनका देखेंगे आप, जैसे इनके सामने 36 साल के जोकोविच थे, तो अभी इनके पास समय है। लेकिन अभी ये होगा कि जो इनका जो मोटो है वो है हार्ड वर्क और डेडिकेशन। इसी के साथ ये 2 महत्वपूर्ण हिस्सा है इनकी उपलब्धियों का, इनकी सफलता का। तो उम्मीद करते हैं कि जहां ये 3 बार, जैसे फ्रेंच ओपन इस साल, पिछले साल, और यूएस ओपन 2022 का जहां पर एक पहुंचे फाइनल पे और वहां हार गए, तो उम्मीद है कि कम से कम एक ऐसा खिलाड़ी जो है जो कम से कम लंबे समय तक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला एक खिलाड़ी बने और दूसरों को चुनौती दे कम से कम। क्या फिटनेस 1 साल तक ऐसी बरकरार रख पाएंगे जहां तक फ्रेंच ओपन को अगर का प्रश्न है? मैं तो ये कह रहा हूं कि इस साल शायद वो कैलेंडर स्लैम की जो अगर आप बात कर रहे हैं जोकोविच की, तो जोकोविच के अभी 2 ऑलरेडी वो जीत चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। विंबलडन और यूएस ओपन के लिए कम से कम ये कैलेंडर स्लैम के लिए तो कम से कम जाना चाहेंगे। अच्छा, दोनों मुकाबलों में एक फर्क होता है। जहां तक फ्रेंच ओपन का सवाल है, लाल बजरी पर खेले जाता है, और विंबलडन का आपने जिक्र किया जो कि जुलाई में होने वाला है, वो घास पर खेला जाता है। तो इस वर्ष क्या जोकोविच वहां पर भी ये करिश्मा दोहराने में सक्षम हो पाएंगे? तो आप एक और आंकड़ा है कि विंबलडन उन्होंने 7 बार जीता है जी, और फ्रेंच ओपन तो ये तीसरी बार ही जीते थे। और विंबलडन अब तक अधिकतर जो विंबलडन जीते हैं वो रोजर फेडरर, वो 8 बार जीते हैं जी। तो वो बस एक जो विंबलडन जीत से पीछे हैं उनको बराबरी करने के लिए, तो इनका रिकॉर्ड विंबलडन पे हरी घास पे काफी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, WTC की बात करते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में स्लो ओवर रेट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने भारत और ऑस्ट्रेलिया पर जुर्माना लगाया है। साथ ही भारतीय टीम के ओपनर शुभमन गिल पर भी अंपायर के फैसले को सोशल मीडिया पर डालने के लिए जुर्माना किया है। WTC फाइनल में भारतीय टीम पर धीमी ओवर के लिए मैच फीस का 100% और ऑस्ट्रेलियाई टीम पर मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया गया है। भारत ने निर्धारित समय में 5 ओवर कम फेंके थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 4 ओवर कम फेंके थे। ICC ने शुभमन गिल पर भी अंपायर के फैसले का विरोध करने के लिए सोशल मीडिया पर डालने के लिए मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया है। दरअसल टीम इंडिया की दूसरी पारी में गिल का कैच कैमरन ग्रीन ने पकड़ा था, और इस कैच के बारे में ऐसा लग रहा था कि गेंद जमीन से पहले लगी है। हालांकि थर्ड अंपायर ने कैच को सही करार देते हुए गिल को आउट करार दिया था। ग्रीश, हमने न सिर्फ ICC का एक और खिताब जीतने का अवसर गंवाया, वहीं हमारे खिलाड़ियों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। क्या कहते हैं? बिल्कुल, स्लो ओवर जो ICC के जो गाइडलाइंस है वो काफी साफ है, और उस पर चाहे वो कोई भी टीम हो उनको उनका पालन करना ही होगा। अगर आपको 90 ओवर दिन के दिए जाते हैं और अगर वो अंपायर्स की सहमति पर पूरा करा लिया जाता है, लेकिन अगर आप तय समय सीमा पे अगर आप उन ओवर्स को नहीं डाल रहे हैं तो ICC उस पर कड़ी प्रतिक्रिया अपनाती है, दिखाती है। और इसी लिहाज से 5 ओवर शॉर्ट थी भारतीय टीम और 4 ओवर शॉर्ट थे ऑस्ट्रेलियाई टीम, और प्रति ओवर जो है 20% जो है मैच फी गंवानी पड़ती है। इस लिहाज से 5 ओवर भारतीय टीम ने कम किए,
तो 100% उनकी मैच भी गई, 80% मैच भी गई ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन यहां पर एक खिलाड़ी शुभमन गिल है जहां पर उनको 115% देना पड़ा, अतिरिक्त 15% वो कि मैच के दौरान जो अंपायरिंग पर जो उन्होंने सवाल उठाए, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया जिस पर जो है आईसीसी को ये बात पसंद नहीं आई और बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आप मैच के बीच में ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। आप याद कीजिए सचिन तेंदुलकर, उनके खिलाफ कई फैसले गलत गए, कभी भी उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रतिक्रिया दी किससे? अपने बैटिंग से, अपने बल्ले से। यानी कुल मिलाकर शुभमन गिल को तो ज्यादा नुकसान हुआ, 115% का नुकसान हुआ। जहां तक फीस का सवाल है 100% टीम की ओर। आप ये कह सकते हैं कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। बिल्कुल सही। और जहां तक आईसीसी टूर्नामेंट्स का सवाल है गिरीश, एक सवाल और है, पिछले कई वर्षों से हम खिताब के नजदीक पहुंचकर भी क्यों चूक जाते हैं? खैर, ये भी आप देखें कि कम से कम उन दो टीम में जो खिताब के पास तो पहुंचते हैं जी, ये पॉजिटिव तो देखें आप। कई लोग कह रहे हैं कि आईपीएल है, कई लोग कह रहे हैं कि काफी हम जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इस 2 साल पे विभिन्न फॉर्मेट खेलने के बावजूद भी भारतीय टीम फाइनल में वहां पहुंची। हाँ, ये माना जा सकता है कि कुछ निर्णय भारतीय टीम के जो सही नहीं हुए चयन को लेकर, सचिन तेंदुलकर ने भी कहा, गावस्कर ने भी कहा कि अश्विन को अंतिम 11 में होना चाहिए था। तो वो ये सब जो है अब स्क्रूटनी करेंगे वो, लेकिन एक पॉजिटिव साइन तो ये कि कम से कम चैंपियनशिप खेल रहे थे। FIH प्रो लीग में भारत ने अपने अभियान का अंत जीत के साथ किया है। नीदरलैंड के साथ खिलाफ हार के बाद वापसी करते हुए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल एक जबरदस्त मुकाबले में ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 2-1 से हराया और अपना स्थान शीर्ष पर बरकरार रखा। भारत के लिए आकाशदीप और सुखजीत सिंह ने गोल दागे, जबकि अर्जेंटीना के लिए निकोलस ने मैच के अंतिम समय में गोल किया। इस जीत के साथ भारत ने 16 मैचों में 30 अंकों के साथ FIH प्रो लीग अंक तालिका में अपने शीर्ष स्थान को और अधिक मजबूत कर लिया है, जबकि अर्जेंटीना 14 मैचों में 13 अंकों के साथ अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। यहां पर गिरीश, प्रो लीग की बात करें तो भारत का सफर आपकी नजर में कैसा रहा? देखिए, अभी तक तो हम शीर्ष पायदान पे हैं। 16 मुकाबले खेलने के बाद जिसमें 8 जीत हुई है, हमें मिली है जो सीधी जीत मिली है, और 5 हार, और इसमें बोनस पॉइंट के बाद हम 30 अंकों पर अभी शीर्ष पे हैं। लेकिन हम ये मान के चले कि हम ये शीर्ष पे रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी यूरोप में मुकाबले चल रहे हैं, नीदरलैंड्स में मुकाबले हो रहे हैं, जहां पर जो अन्य टीम है, ग्रेट ब्रिटेन है और स्पेन, अर्जेंटीना, बेल्जियम, इनके नीदरलैंड्स के मैच बचे हुए हैं, और ग्रेट ब्रिटेन के पास अभी 4 मुकाबले बाकी हैं और इनके 26 पॉइंट है। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कहीं भारतीय टीम तीसरे चौथे पायदान पे वो जाके खत्म होगी उनकी। भारत के HS प्रणॉय कल से शुरू हो रहे BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। इंडोनेशिया ओपन पर सुनते हैं प्रियंका अरोड़ा की ये रिपोर्ट। जकार्ता में कल से शुरू हो रहे BWF सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे HS प्रणॉय भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पिछले महीने मलेशिया मास्टर्स सुपर 300 खिताब जीतने वाले प्रणय से अच्छा प्रदर्शन करने की आशा की जा रही है। इंडोनेशिया ओपन में विश्व के चोटी के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दुनिया के नंबर 8 खिलाड़ी प्रणय का सामना कल पहले दौर में जापान के केंता निशिमोतो से होगा। महिला वर्ग में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु इस समय फॉर्म हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसके अलावा 2021 विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता के श्रीकांत भी इस समय सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों से टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत की आशा होगी। PV सिंधु पिछले 2 टूर्नामेंट के पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गयी, जबकि श्रीकांत मलेशिया और स्पेन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। पहले दौर में सिंधु का सामना इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मरिस्का तुंगजुंग से होगा, जबकि श्रीकांत चीन के लू गुआंगजू से खेलेंगे। दुनिया की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी साइना नेहवाल पहले दौर में चीन की वांग झी यी से खेलेंगी। थाईलैंड ओपन सेमीफाइनल तक पहुंचे लक्ष्य सेन का सामना पहले दौर में दुनिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी चीन के ली जी जिया से होगा। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। गिरीश, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन से अनुमति दीजिए अतहर सईद को। नमस्कार।